अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इस ज़िंदगी को बचाने वाले हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, जो कि बड़े कमिटेड होकर बड़ी सिंसियरिटी से अपने फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स की बात की जाए, तो यहाँ पर इलाज के नाम पर लोगों से बड़ी बड़ी रकमें वसूल की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर मुमताज़ हैं, जो कि सऊदी अरब में बड़े नामूर डॉक्टर हैं, और उन्हीं का एक हॉस्पिटल जो कि इन्होंने DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद में बनाया है, जिसका नाम मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। आज हम इसमें मौजूद हैं। आज हम आपको पूरा हॉस्पिटल भी दिखाएंगे, यहाँ पर जदीद सहूलियात भी दिखाएंगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टाफ से भी मिलवाते हैं। आइए अंदर चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरूसा हैं, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ पर। आइए उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर अरूसा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अरूसा, ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं, और इससे पहले आप किन हॉस्पिटल्स में काम कर चुकी हैं, और एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स आपको यहाँ पर क्या यूनिकनेस नज़र आई है, क्या डिफरेंस नज़र आया? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर अभी है ना 4 मंथ से हूँ, और इससे पहले मैं कराची में पटेल हॉस्पिटल में वहाँ का मेमन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मैं काम कर चुकी हूँ। और यहाँ पर और वहाँ से अगर कोई यूनिकनेस की बात करें तो ये हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पर तमाम हाईली इक्विप्ड हमारे पास जो है ना इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जो कि बहुत आपको काफ़ी बड़े बड़े अस्पतालों में भी जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं। वो सब सहूलियात हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और हमारी अपनी फार्मेसी भी है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दवाइयाँ आपको मौसूल हो सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर एज अ मेडिकल ऑफिसर होते आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी पहली तो एज अ मेडिकल ऑफिसर मेरी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे मरीज़ हैं। जो पेशेंट यहाँ से आता है, एक तो उसका इलाज ठीक होना चाहिए, उसको प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए, और वो जिस कंप्लेन से आया है, जिस शिकायत से आया है, वो शिकायत उसके एड्रेस होनी चाहिए। उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्या उसका इलाज होना चाहिए, उसके लिए आगे उसको क्या जो है ना एहतियात की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। ये मेरी अवली रिस्पॉन्सिबिलिटी में से है। उसके अलावा क्योंकि सारे मैं यहाँ पर हूँ हॉस्पिटल में, ओवरऑल भी मरीज़ से रिलेटेड कोई भी जो है ना चीज़ है तो वो सारे भी मैं उसको भी देख रही होती हूँ। कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी मरीज़ आए यहाँ पर उसको मुकम्मल, हम सिर्फ उसको जो है ना मतलब जिस चीज़ के लिए आया है, कोई सिर्फ डॉक्टर से उसकी मुलाकात नहीं हमने करवानी है। ठीक है। हमारे पास आया है तो वो हर स्टेप पे एट पीस फील करे, तो ये हमारा मेन एम है। ठीक हो गया।
अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जो उसकी इमरजेंसी होती है या ऑपरेशन वार्ड जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आप मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर के बारे में बताएं कि यहाँ पर किन किन मतलब बीमारी आप लोग यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनको कैसे डील किया जाता है। अच्छा देखिए, हमारे पास जो इमरजेंसी है वो 3 बेडेड इमरजेंसी है, जहाँ पे हमारे पास ईसीजी, नेबुलाइज़र, डिफिब्रिलेटर, इस तरह की तमाम जो मशीनें जो ज़रूरत हो सकती है मरीज़ के लिए, वो तमाम तर हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। ठीक तो है। ज़ाहिर है हमारे पास वहीं पे इमरजेंसी में ही मौजूद है, और तमाम तर दवाइयाँ जो कि फ़ौरी एक इंसान की जान बचाने के लिए ज़रूरी होती है वो भी वहीं पर मौजूद है। ठीक तो होगा। जो भी कोई मरीज़ आता है उसको सबसे पहले जो है ना हमारा स्टाफ हमारे साथ होता है, मैं खुद होती हूँ। हम देखते हैं कि मरीज़ की शिकायत क्या है, वो किस कंप्लेन के साथ हमारे पास आया है, और उसको जो है ना पूरा असेस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। और क्योंकि सब चीज़ें हमारे पास वहीं पर मौजूद हैं इमरजेंसी में, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमें डिले कोई महसूस नहीं हुआ, और पेशेंट को टाइमली एट द स्पॉट मतलब आप एट द treatment स्पॉट करते और टाइमली ट्रीटमेंट उसको मिल जाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के आपको हालत यहाँ पर पता है, यहाँ पर हेल्थ केयर से बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आते हैं। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर यहाँ पर मुमताज़ डेंटल मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो वहाँ पर उनको क्या फेवर दी जाती है? देखिए, हमारे पास हम लोगों ने ऐसे ही मरीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा अस्पताल बहुत सी जगहों पे, जैसे गुज्जर खान हो गया, मंदरा हो गया, सिहाला हो गया, बहुत आसपास की जगहों पे हम लोगों ने फ्री कैंप्स किए हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स, और इन्हीं लोगों के लिए किए हैं जो कि जो है ना एक आम तौर पे ये सारी सहूलियात को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ताकि हमारा एम यही है कि हम मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका फ़ायदा देखें, हम मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो उसके लिए हम लोगों ने एक हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस बहुत ही इकोनॉमिकल है, 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ में वो हेल्थ कार्ड वो बंदा चाहे तो एक खाली अपने लिए भी बनवा सकता है, वरना उसमें अपने ख़ानदान को भी शामिल कर सकता है, सिर्फ एक उस 300 रुपये के कार्ड में। उस हेल्थ कार्ड से कैसे मतलब वही प्रोसेस मैं किया आपको जाता बता रही हूँ। उस 300 रुपये के कार्ड में वो तमाम आगे जिस भी किसी डॉक्टर को दिखाता है, कोई यहाँ से कोई अपना लैब टेस्ट करवाता है, कोई एक्सरे वगैरह करवाता है, आया कि जो है ना कोई ऑपरेशन करवाता है, फार्मेसी से कोई चीज़ लेता है, नीचे कैफेटेरिया से कोई चीज़ खरीदता है, तमाम तर इस अस्पताल में मौजूद तमाम तर फैसिलिटीज़ पे उसको डिस्काउंट मिलता है 20%। तो 20% डिस्काउंट एक बहुत बड़ा डिस्काउंट हो जाता है, और मरीज़ काफ़ी जो है ना मतलब इस चीज़ का बहुत फ़ायदा काफ़ी जो है ना उन लोगों को हो चुका है। हमारे हेल्थ कार्ड से काफ़ी मरीज़ फ़ायदा ले चुके हैं। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आजकल जो ईएनटी की जो ज़्यादा डिजीज़ कौन कौन सी ज़्यादा देखने में आ रही हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आजकल की जितने पेशेंट भी आपके पास आते हैं तो वो इन डिजीज़ का ज़्यादा कंप्लेन करते हैं? देखिए, ईएनटी डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ काउंट करती है जिसको हम डस्ट एलर्जी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ओवरऑल इस्लामाबाद में तो पहले बहुत चीज़ ज़्यादा थी, तो दरख्त थे, पौधे होते थे, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि समझा नहीं गया है। हम समझते हैं, पंजाबी में हम बोलते हैं इसको कि रेशा गिरता है, केला गिरता है जी, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। ठीक है। वो इतनी छोटी सी चीज़ से सिर्फ नाक के अंदर से, देखिए बदन में जाने के 2 रास्ते हैं इन्फेक्शन के, एक नाक और एक मुंह, उसके ज़रिए जाता है। तो मुंह के ज़रिए जाने वाली, और ये नाक की जो एलर्जी है जिसमें छींके आना, सर में दर्द रहना है, अगर आपके नाक में बोझ पड़ा हुआ है या हड्डी टेढ़ी है तो आप हमारे आधे मरीज सेक्रेटरी के पास साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मूड स्विंग्स होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, जल्दी नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात पे रूठ जाते हैं, थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें ईएनटी से रिलेटेड हैं।
ठीक है। एक बंदा है जिसको लेटे बैठे चक्कर आते हैं, वो ईएनटी से रिलेटेड है। ठीक है। एक बंदा है जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसमें 80% बंदा ईएनटी का होता है, उसकी नाक की हड्डी की वजह से। ये साइनस जो लोग आपने सुना होगा, हमें साइनस प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल। उस साइनस प्रॉब्लम में क्या होता है कि नाक के अंदर बोझ बड़ा होता है, उसको कहते हैं इंफीरियर ट्रैबिडेंट। तो वो क्यों बढ़ जाता है, इससे क्या रीजन होता है उसका? अल्लाह की तरफ से पैदाइशी होता है। ठीक है। जिस बंदे में, और ये मारूसी होता है, मतलब ये कि डीएनए से आता है। अगर आपके वालिदैन के नाक में हड्डी टेढ़ी है तो आपकी औलाद थी, उसके आगे औलादों में वो जाएगी, तो वो फिर रेशा अंदर गिरेगा, और रेशा अंदर गिरेगा टॉन्सिल पे। तो टॉन्सिल जो बना हुआ है सॉफ्ट टिश्यू से बना। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू, हमने पाए खाए होंगे लोगों ने, पाए जो है और टॉन्सिल वो दोनों सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं। अच्छा। जब टॉन्सिल सूजता है तो हमारे जोड़ों का दर्द शुरू होता है। ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता है। 40 साल के बाद अगर वो इलाज नहीं कराते इस केरे का, इस रेशे का, या जो नेजल एलर्जी है, डस्ट एलर्जी का, उसका इलाज नहीं कराते, आगे जाके वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, दिल की रूमेटिक हार्ट डिजीज, और ये बहरापन भी नाक की वजह से होता है। ठीक है। तो उसकी डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छी मतलब बात बता रहे हैं, और बाकी आप सही कहते हैं कि हमें ईएनटी से हमें ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम, हम तो इसको सिंपली लेते हैं। तो ये जरा ये थोड़ी सी डिटेल में बताएं कि इसकी वजह से जब ये रेशो हो जाता है, या आपने जैसे साइनस की तकलीफ बताई है, तो इसकी वजह से और क्या क्या डिजीज हमें हो जाती है? देखिए, इसकी वजह से एक तो आपको सर में दर्द रहता है। ठीक है। किसी के फुल आधे सर में दर्द होता है, किसी के पूरे सर में दर्द होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइनोसाइटिस। ठीक है। यहाँ उसको कहा जाता है, ज़्यादातर थोड़ा सा मिसगाइड होते हैं बहुत जगह में, डॉक्टर भी, चाहे ये हो यूरोप हो, डॉक्टर मिसगाइड होते हैं, उसको माइग्रेन कहते हैं। ठीक है। माइग्रेन हर बंदे को नहीं होता। माइग्रेन होता है जिस बंदे को सर में शदीद दर्द हो और वोमिटिंग आए। एक बंदा है जिसको शदीद दर्द होता है, वोमिटिंग नहीं आती है, इसका मतलब वो साइनोसाइटिस है। ये साइनस, दो साइनस यहाँ है, इनको बोलते हैं फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनोसाइटिस है, अगर आप प्रेशर दे कर रखेंगे ऐसे ही उंगली का, तो वो थोड़ी देर आराम हो जाएगा, उसके बाद सर में दर्द हो जाएगा। तो ये जब सूज जाते हैं अंदर से साइनस, ये सूज जाते हैं, ये फ्रंटल साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है, साइनोसाइटिस होता है। साइनोसाइटिस की वजह से क्या होता है कि बंदे के सर में दर्द होता है, मूड स्विंग होते हैं, और डिप्रेशन में जाता है। फिर इसके जो हमारा रेशा गिरता है, हमारे मुंह के अंदर एक चीज़ है जिसको हम पंजाबी में उर्दू में कम्बा बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको यूवेला बोलते हैं। उसके पीछे ये नाक का जो रेशा गिरता है, उसका एक सुराख होता है, वो फिर रेशा थोड़ा थोड़ा कान की नालियों में जाने लगता है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके कानों के पर्दे वाइब्रेट कर रहे हैं मेरी आवाज़ से। जी बिल्कुल। और आप सही सुन रही हैं। और वो जो नाली है उसको इंस्टीट्यूशन ट्यूब बोलते हैं, जो ट्यूब्स रहती है जिसके आखिर में पर्दा लगा हुआ है। अगर उसमें रेशा चला जाता है तो उस कान में आपको सुनाई कम देगा, क्योंकि अंदर पानी है, अब पर्दा वाइब्रेट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो वो वाइब्रेशन कम होगी तो कम हो जाएगी उसकी। तो डॉक्टर साहब, हम तो इसको बड़ा कॉमन लेते हैं, हम कहते हैं कि रेशो हो गए जिसकी वजह से हमारे कान बंद हो गए, तो ऐसा ऐसा गर्म चीजें खाएंगे तो उसकी वजह से ठीक हो जाएगा। लेकिन आप इसे बताएं कि इसके और क्या क्या मतलब नुकसान फ्यूचर में हो सकते हैं? इसके नुकसान ये है कि देखिए, फ्यूचर में ये है कि आपको हड्डियों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। गाउट अलग चीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है लोगों का, अक्सर आपने देखा होगा, इस तरह हाथ मुड़ जाते हैं उनके, छोटे जॉइंट से शुरू होते हैं। फिर उनको याददाश्त, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, अगर उनके नाक में प्रॉब्लम है, हड्डी और बोझ बढ़ा हुआ है, तो उनकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है। आप अपने बच्चे को डांटते हैं, 2 घंटे से बैठे हुए तुम काम कर रहे हो, अभी तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं होती। ठीक है। सिर्फ इस नाक की बोझ और हड्डी की वजह से। यानी एक नाक ऐसा है जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम पूरी बॉडी में आता है। जोड़ों में दर्द है, दमा इसकी वजह से होता है। पहले आपको जब आप ऐसे करते हैं, अक्सर बंदे आपने देखा होगा ऐसे करते हैं, ऐसे कर, वो रेशा गिर रहा होता है। अब दिन में तो जब आप जाग रहे हैं, आप रेशा साफ कर रहे हैं, जब सो जाते हैं तो उसका फ्लूइड थोड़ा थोड़ा वो फेफड़ों की नालियों में नीचे चला जाता है।
ठीक हो गया। तो ये हमारे आई साइड को भी इफेक्ट करता है? आई साइड को इससे इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अराउंड द आई जो है आपको दर्द रहता है। ठीक है। तो आजकल डॉक्टर साहब ये डायबिटीज जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब हफीज़ साहिबा मौजूद हैं जो कि फैमिली फिजिशियन है। आइए उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहबा, आप ये बताएं कि आजकल जो हेल्थ केयर से जितने भी मसाइल सामने आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि कौन सी ज़्यादा बीमारियां देखने में आ रही जो लोग आजकल फेस कर रहे हैं जिनको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल हेल्थ के बहुत सारे कंसर्न्स हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस, कुछ नई कुछ पुरानी, एंड हेल्थ चैलेंजेस हैव बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। अब जैसे कि आपने कहा कि कौन से ज़्यादा, मुझे लगता है एज फिजिशियन मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा हैं। तो आई थिंक दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज ग्रुप। अगर मैं बच्चों की बात करती हूँ, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द चिल्ड्रन, टीनेजर्स, बच्चों से शुरू करके, तो मुझे लगता है कि उनमें जो है वो आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत पहले की बनस्पत या ज़्यादा हैं, एंड दे कैन बी वेरियस रीजंस कि शायद हमें अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, हम ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में, उसको डायग्नोज ज़्यादा कर रहे हैं। बट तो बच्चों में कौन कौन सी आपने देखे हैं कि मतलब जो मेंटल से आप डिजीज कह रही हैं, तो कौन कौन सी थोड़ी सी बीमारी बताएं उनके बारे में? जी, मैं कुछ तो न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह के आजकल के बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फिर ऑटिज्म का मैं कहूँगी कि इंसिडेंस इंक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू फ्यू डेकेड्स अगो। तो इस तरह की बीमारियाँ, इसके अलावा बच्चों में, टीनेजर्स में मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन देखती हूँ, उसका जो है इंसिडेंस इंक्रीज हो गया है। तो आप उसकी क्या वजह समझती है कि ऐसा क्यों, मतलब उनमें स्ट्रेस, इतने जो फ्रस्ट्रेशन है, ये स्ट्रेस इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? एक तो जैसे कि मैंने कहा कि एक तो वी आर मोर अवेयर, एजुकेशन का रेट बढ़ा है, सोसाइटी में शायद अवेयरनेस भी ज़्यादा है, हम ज़्यादा डायग्नोज करते हैं, ज़्यादा प्रेजेंटेशंस हैं, एक चीज़ तो ये भी चेंज हुई है। ठीक हो लेकिन इसके अलावा डेफिनेटली एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि एक तो ये है कि बिजी हेक्टिक लाइफ है, आई थिंक वी ऑल वांट टू बिकम हाई अचीवर्स विच इज़ गुड, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो है अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि शायद हम इस हेक्टिक टाइम में we can forget it easily, we tend to forget it. अच्छा, हमारी रूटीन कुछ इस तरह की बन चुकी हुई है जहाँ पर आप एक हेल्थी लाइफ और एक हेल्थी जो डाइट है हम उसको इग्नोर करते हैं, तो इसका एक रीज़न क्या है और इसका क्या सोल्यूशन निकालती है आप एज अ, क्योंकि फिजिशियन हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी आप? आई थिंक बड़ा अच्छा और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है आजकल की हेक्टिक लाइफ के हवाले से, कि हम जो है वी इग्नोर आवरसेल्व्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थी डाइट एंड लाइफस्टाइल, जो कि इटसेल्फ बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। मैं तो सब लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, अपने इवन टीनेजर्स, एडल्ट्स, कि आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के लिए टाइम रखिए, 30 minutes of brisk walk or something that makes you happy at least 5 to 6 times a week. अगर आप उससे फिर ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी कमिटमेंट, तो क्या ही बात है, लेकिन 30 मिनट हम सबको कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दफ़ा 30 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज की। ठीक हो गया। आजकल लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के, इन चीज़ों के, उनकी डाइट इस तरह की बन चुकी हुई है कि वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर इस चीज़ की परवाह नहीं करते, जैसे कि आपने बताया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं? आई थिंक बिल्कुल आपने ये सही कहा है कि फ़ास्ट फूड का एक स्टॉर्म है, हम एक इजी अवेलेबल फूड है, जस्ट किसी कैफे, किसी रेस्टोरेंट में गए, एक बर्गर ग्रैब किया क्विकली एंड जस्ट ईटिंग ऑन द गो है, जो कि बिल्कुल हमारा जो एक्चुअल कल्चर है वो गंदम की बनी हुई, असली गंदम की चपाती खाना या प्रॉपर कुक्ड खाना खाना, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल, जो कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारे मुल्क की खसूसियत है। आई थिंक उन चीज़ों को दोबारा से अपनी डाइट में वापस लाने की ज़रूरत है, और ये जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड, इसके कंजम्पशन को जो है वो जो कि वेस्ट में भी एक्नॉलेज हो रहा है कि इज़ अ रीज़न फॉर अ लॉट ऑफ डिजीजेज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन बीइंग ओबीज, उसको हमें अपनी डाइट से निकालने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो आप इसके बारे में जो हेल्थ केयर से, क्योंकि आप रिकमेंड करती हैं, तो इसके बारे में आप अगर लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए तो कैसे देते हैं आप वहाँ तक अवेयरनेस कैसे पहुँचा सकते हैं, आप कन्वे कर सकते हैं? जी, अगेन ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू रेज अवेयरनेस।
in the masses about sort of regular exercise, healthy diet and lifestyle. I think large छोटे लेवल पे तो बिकॉज आई एम अ प्राइमरी केयर फिजिशियन, तो मुझे ये लगता है कि मेरे लिए हर मरीज़ से कंसल्टेशन, मैंने सिर्फ उसकी बीमारी की दवाई नहीं देनी, उसको नहीं सॉर्ट आउट करना, बल्कि एवरी कंसल्टेशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। एंड इक्वली मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स चलनी चाहिए, हमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके अवेयरनेस रेज करनी चाहिए, खुद भी जाके, एंड अगेन थ्रू मीडिया, जिस तरह के हम आज बात कर रहे हैं, तो मीडिया तक एक्सेस है सबकी, तो उसके थ्रू भी अवेयरनेस रेज करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगी? I think I would advise all my views about healthy lifestyle in this instance, regular exercise, healthy diet, and relaxation techniques if you think you are stressed. क्योंकि मुझे लगता है कि जो है दवाइयाँ वो हेल्थी लाइफस्टाइल का नेमुल बदल नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन हैंडल देम जस्ट विद पॉजिटिव थिंकिंग बाय बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड अडॉप्टिंग हेल्थी लाइफस्टाइल। जी नाज़रीन, अभी मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कम्प्लेक्स की एक और क्वालिफाइड डॉक्टर रमीज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। आइए उनसे बात करते हैं। जी रमीज़ा, आप ये बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या है? एक आम जो कॉमन लोग हैं उनको नहीं इस बारे में पता कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और ये इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, तो आप काइंडली बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। फिजियोथेरेपी बेसिकली एक ऐसा तरीका इलाज है, जदीद तरीका इलाज पे ज़रूर इसमें कहना चाहूँगी, जिसमें हम मुख्तलिफ वर्जिशों के ज़रिए और मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों का, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप से होती हैं, बच्चों में भी होती हैं, बड़ों में भी होती हैं, और ओल्ड एज में, ख़वातीन में, मर्दों में होती हैं, उसका इलाज करते हैं। जिसमें अगर मैं बच्चों में बात करूं तो पैदाइशी तौर पे हमारे पास सीपी चाइल्ड्स आते हैं, ठीक है, उसके अलावा डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं। तो उनकी जो माइलस्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन से मुराद ये है कि बच्चा जो है नॉर्मली गर्दन संभालना शुरू कर देता है 6 महीने में। नॉर्मली वो उसके बाद गर्दन संभालने के बाद जो है वो क्रॉल करता है, उसकी सपोर्टेड स्टैंडिंग होती है, फिर वो चलने लगता है, फिर उसके बाद वॉकिंग आती है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको पैदाइशी तौर पे मसला होता है, वो ये सारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते, ठीक है, उसमें फिजियोथेरेपी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। उसके अलावा ख़वातीन में देखा जाता है कि घुटनों के मसाइल हैं, कमर दर्द के मसाइल हैं, ठीक है, पैदाइश के बाद जो है ना लो बैक पेन बहुत कॉमन है ख़वातीन के अंदर, ठीक है, और आजकल जो है हमारे क्योंकि आईटी का दौर है, तो जो हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं उनमें नेक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ से मुराद है कि आपका जो एक नॉर्मल बैठने का तरीका है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर एक आदमी 8 घंटे कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठा है तो उसकी वजह से उसकी गर्दन के पट्टे और जो उसके कंधों के पट्टे हैं उन पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो गर्दन के मोहरे हैं उनके ऊपर असर डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि किन किन बीमारियों में, मतलब जैसे कि अभी आपने बताया, लेकिन अगर आपके पास जो पेशेंट आते हैं, नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं, तो आप उसमें क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा डायग्नोज करते हैं? अच्छा, अगर मैं पेशेंट पॉपुलेशन की बात करूं तो मेरे पास बच्चों में जो मेजर ग्रुप आता है उसमें सीपी चाइल्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और डिलेड माइलस्टोन्स, उसमें मैल नरिशमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करती है। हमारे पास आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, जिसकी वजह से बच्चा माइल नरिश्ड होता है और उसके माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टीनेजर्स के अंदर लैपटॉप और मोबाइल और गेम्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है। सही है। कुछ अर्सा पहले, कुछ आज से 10-20 साल पहले आपके पास 1 घंटा होता था जब आप बाहर निकल के पार्क्स में खेलते थे। अब वही 1 घंटा जो है ना बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे, हमारी रूटीन लाइफ ही चेंज हो गई है। उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी इनएक्टिविटी की वजह से आपके मसाइल बढ़ जाते हैं। और ख़वातीन में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि यंग एज में लो बैक पेन बहुत कॉमन है,
ओल्ड एज में ओबेसिटी की वजह से और कुछ काम की वजह से उनके घुटनों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ बीमारियां बहुत कॉमन है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में इधर मुमताज़ मेडिकल एंड डेंटल कॉम्प्लेक्स में देखा है कि हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स अपॉइंटमेंट लेते हैं वो इन मसाइल के साथ लेते हैं। लेकिन डॉक्टर रमीज़ा, ये भी एक रियलिटी है कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक मिसकंसेप्शन उनके माइंड में बनी होती है कि हमने फिजियोथेरेपी नहीं करवानी या ये तरीका इलाज हमारे लिए नहीं है। ऐसा क्यों लोगों के माइंड में बना अच्छा, है? अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ अरसे से ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। अच्छा, पहले पेशेंट्स को आइडिया नहीं होता था कि हमने किस मसले के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है। पहले एक ही डॉक्टर होता था, उसी के लिए गले के दर्द के लिए भी उसके पास जा रहे हैं, जोड़ों के दर्द के लिए भी उसके पास जा रहे हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आना शुरू हुई है। दूसरी बात, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, हमारा हेल्थ सेक्टर हेल्प आउट कर रहा है। लाइक अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मैंने देखा है कि वो मेरा केस नहीं है, तो मैं उसको ये नहीं करूंगी कि उसको लेके बैठी हुई हूँ कि नहीं जी फिजियो से ही आपको आराम आएगा। ठीक है। मैं उनको न्यूरो वालों को रेफर करूंगी अगर न्यूरो का केस है। फॉर एग्जांपल कोई बेल्स पाल्सी का, लकवा का पेशेंट आता है, तो पहले हमें रूल आउट करना है कि मेजर कॉज क्या है। ठीक है, ENT वालों के पास भी रेफर किया जा सकता है उनको। ठीक है, लाइक हमारे पास अगर जोड़ों के दर्द के साथ, घुटनों के दर्द के साथ आ रहा है तो उसमें हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी रेफर करते हैं। हम उसके अलावा जो है रिमेटोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं अगर RH फैक्टर वगैरह का कोई इशू इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अब चेंज आया है। लेकिन फिर भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई एक खास परसेंटेज है जो कि उनको लगता है कि भी सिर्फ वर्जिश ही तो करवानी है इन्होंने, तो इनके पास हम क्यों जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट एक दफ़ा फिजियो करवा के जाते हैं उनको उनका लाइफस्टाइल बेटर होता है, उनको पेन रिलीफ होता है, रोज़मर्रा के कामों में आसानी होती है, तो वो जो इस तरीका इलाज को सराहते हैं। अच्छा, इसमें मेडिसिन भी कोई यूज़ करते हैं कि जैसे एक्सरसाइज पर और जो बॉडी मूवमेंट है उसी पर ही आपका फोकस होता है सारा? अच्छा, इसमें हमारा जो मेजर गोल होता है ना वो तो मेडिसिन से हट के होता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास बहुत सीवियर और एक्यूट पेन के साथ आया है, उसमें हमें थोड़ा सा मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम उसकी पेन को मैनेज करके उसकी मूवमेंट को इन्हेंस कर सकें। लेकिन फॉर द प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट प्लान हम मेडिसिन पे स्टक नहीं रहते। ठीक हो, हम ज़्यादातर हमारा फोकस हमारी जो थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज़ हैं और थेरेप्यूटिक मैनुअल टेक्निक्स हैं उसके ऊपर होता है। मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप किस तरह फैसिलिटेट पेशेंट को करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रॉपर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। हमारे पास हर तरह की जदीद जो है यहाँ पे मशीन है और हम पेशेंट्स को प्रॉपर यहाँ पे एवेलुएशन होती है उनकी प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट प्लान फॉलो किया जाता है और उनको सेशंस जो हैं गाइड किए जाते हैं, होम प्लान दिया जाता है और फॉलोअप्स पे बुलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट जितने भी यहाँ पे फिजियोथेरेपी के अभी तक होके गए हैं सबका जो है ना वो ट्रीटमेंट हुआ है और सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मुमताज़ मेडिकल डेंटल कॉम्प्लेक्स को देखा, यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स से भी आप लोगों को मिलवाया। यहाँ पर जदीद सहूलियात के साथ साथ हेल्थ कार्ड के भी ज़रिए लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमारा ये काम है कि हम आपको रिकमेंड करें कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर रीज़नेबल फ़ीस के साथ साथ जदीद बेहतरीन सहूलियात के साथ ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीर ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।